Hello students, welcome to my channel Dasi class. In this video, we will learn about sets. Let's get started. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में सेट जो है वो है क्या. ठीक. तो any well defined collection of objects which are different from each other and which we can see or think of called a set. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं और जिसके बारे में हम या तो देख सकते हैं या हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, वो सेट बनेगी. तो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कलेक्शन की. ठीक है, तो उसको ऐसे समझिए कि हम हमेशा कलेक्शन की बात करेंगे. कलेक्शन, या फिर हम ऐसे समझिए कि एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं. इस ग्रुप में, इस कलेक्शन में क्या चीज़ होगा, इससे क्या बनेगा? हमारा सेट बनेगा. ठीक. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस ग्रुप के अंदर नेचुरल नंबर हो. ठीक है, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर आए, तो इस ग्रुप के अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी इस तरह का नंबर हो सकता है. लेकिन 1/2, ठीक है, अब 1/2 जो है ये भी एक नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो इस ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकता, इस कलेक्शन का पार्ट नहीं हो सकता. ठीक. तो सेट के लिए हम क्या करते हैं? वेल डिफाइन. हम उस कलेक्शन को, उस ग्रुप को वेल डिफाइन कर देते हैं कि कौन चीज़ के अंदर आएगी या कौन सी चीज़ के अंदर नहीं आएगी. अगर वो ठीक से डिफाइन हो पा रहा है कि कौन सी चीज़ आएगी, तो ही क्या होगा, वो ग्रुप बनेगा. अगर वो ठीक से डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है कि उसमें कौन सी चीज़ आएगी और कौन सी चीज़ नहीं आ पाएगी, तो वो क्या होगा? सेट ही नहीं बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं एक कलेक्शन चाहता हूँ ऐसा जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो. ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या उस ग्रुप के अंदर ये आ सकता है? नहीं आ सकता. क्या इस ग्रुप के अंदर ये आ सकता है? नहीं आ सकता. क्या उस ग्रुप के अंदर ये अल्फ़ा आ सकता है? नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है, वो डिफाइंड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए. तो उसमें से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर है और कोई भी लेटर इसमें आ सकता है. ठीक है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अलावा इसमें कोई भी लेटर दूसरा नहीं आ सकता. ठीक. तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की हम बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट की, और जहाँ पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, रिपीटेशंस का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कलेक्शन कह रहा हूँ कि रिवर ऑफ इंडिया. तो मैं अगर इंडियन रिवर की बात करूँ तो कोई भी रिवर का एक कलेक्शन बन सकता है. उसमें गंगा आ सकती है, यमुना आ सकती है, उसमें ब्रह्मपुत्र आ सकता है, उसमें कृष्णा, कावेरी, कुछ भी इस तरह की जो है रिवर्स आ सकती है. कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. ठीक है, कोई भी रिवर आ सकती है जो इंडिया की है. तो ये कलेक्शन जो है डिफाइंड है किसके लिए? इंडियन रिवर्स के लिए. ठीक. तो यही जो लोग होंगे, यही जो मेंबर्स हैं, वो उस ग्रुप के अंदर आएंगे. तो ये फिक्स हो गया. लेकिन अगर मैं बात करूं कि नाइल रिवर, ठीक है, क्या नाइल रिवर इस कलेक्शन का पार्ट हो? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडियन नहीं है, अफ्रीकन रिवर, तो इसका पार्ट नहीं हो सकता. अगर मैं बात करूं मिसिसिपी, अगर मिसिसिपी रिवर की बात करूं तो ये भी इंडियन नहीं है, यूएसए की एक रिवर है, तो ये भी इस कलेक्शन का पार्ट नहीं हो सकता. ठीक. तो सेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात होती है कि भाई ये चीज़ ही इसके अंदर आएगी और बाकी चीज़ें नहीं आएंगी. ठीक. एक और एग्जांपल्स देखते हैं. अगर सपोज कीजिए मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात हो रही है. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात हो रही है. तो इस ग्रुप के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट आएंगे और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के, चाहे वो दिल्ली के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो या दिल्ली के बाहर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी दूसरा मेंबर जो है, दूसरे जो लोग हैं, ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन है, वो इसके अंदर
नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो कलेक्शन डिफाइन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही डिफाइन है। ठीक, तो इस तरीके से हम सेट की बात करते हैं। तो सेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो सीखी वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़। ठीक, ओके। तो सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इस तरीके से करली ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है, ब्रेसिस, इसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस करली ब्रैकेट। ओके, अब सेट का जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ भी नाम हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे बनाऊँ, कैपिटल लेटर से। जैसे कोई सेट है, ये हमारा सेट बी है। ठीक, इस तरह सेट कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जो बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेट के अंदर जो हमने वैसे बात करी, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करी, 1 2 3 4 5, ये इसके क्या कहलाते हैं, मेंबर्स हैं। तो मेंबर ऑफ सेट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि सेट होने के लिए ज़रूरी क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, जिससे हमें पता लग जाए कि उसके अंदर किस चीज़ का कलेक्शन आएगा, किस कौन से मेंबर्स होंगे। और दूसरी बात हमने सीखी कि उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट है, उसको हम ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है और कौन सा नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ डेज नेम इन अ वीक। सपोज कीजिए मैं कोई एक सेट बना दूँ यहाँ पे, ठीक, और उसके अंदर मुझे चाहिए डेज नेम का कलेक्शन। तो हमें पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही डेज नेम होते हैं। तो फिक्स हो गया इसमें कौन से मेंबर्स आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड है, फिक्स है सभी के लिए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें, कौन से मेंबर्स आ पाएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा सेट्स होगा। ये हमारा सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। इसके अंदर सपोज कीजिए अगर मैं बी एक सेट बनाऊं, तो मुझे पता लग रहा है कि इसके अंदर नेचुरल नंबर लेने हैं, और नेचुरल नंबर कितने लेने हैं, 100 से कम। तो 1 से लेके 99 तक इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स आएंगे। तो ये भी बहुत क्लियर है कि इसके अंदर कौन से लोग आएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से मेंबर्स होंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक, तो अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर सपोज कीजिए मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना है जिससे ये पता लगे कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन सा है, तो कोई बोलेगा भी शेर है। ठीक है, लॉइन जो है सबसे ज़्यादा डेंजर। हो सकता है कोई बोले कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो है वो सबसे खतरनाक एनिमल है। ठीक है, कोई बोले नहीं स्नेक है। ठीक, कोई बोलेगा छिपकली है, कॉकरोच है। तो किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ डेंजर एनिमल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर के अकॉर्डिंगली डेंजर एनिमल कुछ हो सकता है। किसी के लिए शेर हो सकता है, किसी के लिए मगरमच्छ हो सकता है, किसी के लिए सांप हो सकता है, किसी के लिए छिपकली हो सकता है, किसी के लिए कॉकरोच हो सकता है, किसी के लिए कोई और एनिमल हो सकता है। तो जिस चीज़ पे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि उस कलेक्शन में, उस ग्रुप के अंदर कौन से मेंबर आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो वो सेट क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ सम मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, हमें एक कलेक्शन बनाना है इसमें सम मंथ ऑफ ईयर। तो देखिए हो सकता है, सम मंथ की बात हो रही, ध्यान दीजिए इसमें। सम मंथ में कोई बोलेगा मैं तो जनवरी और फरवरी लूँगा, इसका कलेक्शन करूँगा। कोई बोलेगा नहीं कि मैं तो मार्च
और जून का लूँगा। कोई बोलेगा मेरा बर्थडे तो अगस्त में आता है, तो मैं अगस्त, और मेरे फ्रेंड का सितंबर में आता है, तो मैं तो सितंबर का लूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग लोगों के हिसाब से कलेक्शन जो है अलग अलग बन रहा है, अलग अलग ग्रुप बन रहा है, सबका सेम नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। अगर वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, द सिंबल लेस देन। ठीक, तो अगर हम लेस देन की बात करें, मैंने जैसे यहाँ पे गया लेस देन 100 की बात हो रही है, कौन सा नंबर चाहिए मुझे, लेस देन 100 चाहिए नेचुरल नंबर, या रैशनल नंबर, मुझे रैशनल नंबर चाहिए लेस देन 1, मुझे इंटीजर चाहिए लेस देन 5। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा वो फिक्स बनेगा। ठीक है, मुझे तो ऐसा नंबर चाहिए जो 50 से छोटा है, ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 50 से छोटे, लेस देन 50 है। ठीक, तो यानी कि ये ग्रुप जो है डिफाइन कर पा रहे हैं इसमें कौन कौन से आएंगे और कौन से मेंबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये एक सेट का एग्जांपल है। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे एन, जो कैपिटल एन है वो यूज़ किया जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, उस तरह से जेड जो है, ठीक है, एन, एन का जहाँ भी एन लिख दिया इसका मतलब क्या है, किस सेट की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। उसी तरह से अगर इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, और अगर इंटीजर लिख दिया गया है तो इसका मतलब -∞ से लेके जितने भी इंटीजर्स नंबर होते हैं इसकी बात हो रही है। ठीक, उस तरह से क्यू, क्यू जो यूज़ किया जाता है वो रैशनल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले रैशनल नंबर जो भी हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। आर जो है ये यूज़ किया जाता है रियल नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक, अगर जेड प्लस है, ठीक है, जेड जो हमारा इंटीजर्स के लिए, और जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक, तो हमारा जो सेट बनेगा वो 1 2 3 4 इस तरह की नेचुरल नंबर टाइप का ही बन जाएगा। ठीक, उस तरह से क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए, और पॉजिटिव आर का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है सिंबल्स एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, इस तरीके से हमारे मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अगर जेड प्लस है तो कौन से नंबर आ रहे होंगे, तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर आ रहे होंगे, ये उसका सेट की बात होती है। ठीक, उस तरह से सी यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, फिलहाल अभी हम बाद में बात करेंगे उसकी। अब नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट के हमारे पास दो ही तरीके हैं। ठीक है, एक हमारा है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, या तो हम इसको सेट को टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों मेथड ही यूज होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हमारा टैबुलर या रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, और सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये ही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे कि टैबुलर फॉर्म कैसा होता है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल्स देखिए, ये हमारा है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये ई जैसे बना हुआ ये हमारा बिलोंग्स टू है, और ई पे अगर हमने इस तरीके से स्लैश मार दिया है तो ये हमारा क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू। सी जैसा बना है, और अगर ये हमारा कंटेन है, ठीक है, और सी पर स्लैश है तो नॉट कंटेन है। ठीक, सिमिलरली दो बिंदु जिसे हम कॉलन बोलते हैं, अगर कॉलन का निशान बना है इसका मतलब है सच दैट, इसको रीड करते हैं हम सच दैट। ठीक, और सच दैट को एक ऐसे स्ट्रेट डंडे से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे सीखेंगे। ये हमारा निशान है दोनों साइड एरो का, इफ एंड ओनली इफ। ये है देयर एग्जिस्ट के लिए, फॉर ऑल के लिए, यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे जैसे अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिलोंग्स टू की। इस
निशान को बोलते हैं, सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का क्या मतलब? बिलोंग्स टू का मतलब है, जैसे यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, ए सेट को डिफाइन कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस सेट के जो मेंबर है वो नेचुरल नंबर है और 8 से कम है। ठीक है, ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स है, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 तक है और सारे नेचुरल नंबर है। ठीक, तो देखिए, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि वो इस सेट का मेंबर होना चाहिए। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का हम सिंबल लगाएंगे। तो हमें ये सिंपल इंसर्ट करने, सबसे पहले देखिए, क्या 5 इस सेट का मेंबर है? बिल्कुल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिलोंग्स टू। ठीक, नेक्स्ट देखिए 4, क्या 4 सेट ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, यहाँ पे भी क्या आएगा? बिलोंग्स टू। नेक्स्ट है 8, क्या 8 इस कलेक्शन का पार्ट है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, नेक्स्ट देखिए 2, 2 इस कलेक्शन का पार्ट है? यस, इट्स 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए 0, क्या 0 इसका पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो ये हमें समझ में आया कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स होने का मतलब क्या है कि ये इस सेट का एक मेंबर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम सीखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करना। ठीक, तो सबसे पहले जो सेट को रिप्रेजेंट करने का टाइप है वो है टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट को हम एक्चुअली राइट डाउन करते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट से उसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, साथ ही साथ कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं हर एक एलिमेंट को। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है एक सेट बनाया हमने, सपोज कि ये सेट हमारा वी है। वी सेट के अंदर हमें क्या चाहिए? वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट चाहिए। ये सेट डिफाइन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मेंबर होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 लेटर आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, यही 5 वोवल्स है। तो ये ग्रुप जो है, ये कलेक्शन है, वो डिफाइन है सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए। तो यही मेंबर्स इसके पार्ट्स होंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। द सेट इज डिफाइंड फॉर द ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक, तो इसके अंदर सिर्फ ओड नेचुरल नंबर आएंगे और वो भी 10 से कम। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 3 5 7 9। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेट ए। ठीक है, तो हमारा जो सेट होगा हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेट ए डिफाइन किस चीज़ के लिए? 1 3 5 7 एंड 9, यही एलिमेंट्स इस सेट के मेंबर होंगे जो ओड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। ठीक, ये जो इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट को लिख रहे हैं और कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये हमारा टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट जैसे लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 42 को डिवाइड कर, कौन कौन से? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। दीज आर द एलिमेंट्स। सेट इज डिफाइंड एज ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, सॉरी, विच डिवाइड्स 42। ठीक, वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 42 को डिवाइड करे। तो हमने सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा है और उसको कॉमा से सेपरेट किया है। तो इस तरीके को लिखने का जो सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाता है? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर। ठीक, अब सेकंड टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उन जितना जो सेट डिफाइन करना है उन सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी आएगी, उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। अगर कॉमन प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो वो सेट का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, या वो सेट डिफाइन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक सेट एम लिखा है, एम को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? ये हमारा टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर एक मेंबर्स को हमने सेपरेटली लिखा है। ठीक है, कि 2 3 5 7 11 13 17 19 और कॉमा सेपरेट किया। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? एक्स
एक्स मेंबर है, सेट एम है, और एक्स एक इसका मेंबर है, और एक्स जो डिफाइंड है वो क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, ध्यान से देखिए ये सारे प्राइम नंबर है जो 20 से कम है। तो इतने सारे नंबर ना लिखकर हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी ले दें कि भाई मेरे को इस सेट के अंदर वो एलिमेंट चाहिए जो प्राइम नंबर होंगे और 20 से कम होंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके के लिखने को क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और ये वाला जो फॉर्म हमने क्या सीखा था अभी, ये हमारा टेबुलर रॉस्टर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने वी को इस तरीके से लिखा था, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको हम ऐसे सेपरेट ना लिखकर अगर हम इस तरीके से एक्स है और एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो भी हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमें इतने सारे ना लिखने पड़ेंगे, हमें डायरेक्ट सिर्फ एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दिया हमने, और ये हमारा किस तरह का फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो यूजुअली जो है हमें यही यूज़ करते हैं और इस तरीका नहीं करते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और समझते हैं जो भी हमने पहले पढ़ा था इससे, कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है कि एलिमेंट जो है जनरली रिपीट नहीं होते। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर कोई सेट डिफाइंड है वी इक्वल टू इस तरीके से एप्पल है सपोज कीजिए, ए डबल स्मॉल में लिखेंगे ए डबल पी एल ई। ठीक है, और इसी चीज़ को कोई दूसरा ऐसे लिखे, एक बच्चा लिखे कि ए पी एल और ई। ठीक, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सेंसलेस है क्योंकि इसमें जनरली एलिमेंट्स जो रिपीट नहीं होते। सही तरीका क्या है, इस तरीके से ए पी एल ई। ठीक, तो हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं होते। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, एक बच्चा लिखे, मैं तो लिखूँगा पहले यू, फिर ए, फिर आई, फिर ई, और फिर ओ लिखूँगा, तो ये भी सही है। यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो चाहे एलिमेंट का रिपीटेशन हो, चाहे एलिमेंट्स के ऑर्डर हो, ये दोनों इम्पॉर्टेंट नहीं होते इसके अंदर, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक, सेट्स के अंदर जनरली रिपीटेशन नहीं होते। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, उसी तरीके से यहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो क्या है, पहले हम कोई सेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, ये देखिए कॉलन लगा है यहाँ पे, 2 पॉइंट लगा है, कॉलन बोलते हैं। इसी को हम सच दैट पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है एक्स, सच दैट एक्स इज अ वोवेल। ठीक, और उसके लगाने के बाद तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी जो एक कॉमन प्रॉपर्टी की वोवल्स चाहिए इंग्लिश की, वो हमने यहाँ लिख दिया। प्राइम नंबर चाहिए लेस देन 20, वो हमने लिख दिया। ठीक, वो लिखा जाता है, ये है इसका तरीका सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक, अच्छा, उसी तरीके से जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल हूँ कि मुझे मेरा कोई एक सेट डिफाइन करना है, डी सपोज कीजिए। ठीक है, और वो एक्स है वाई है कुछ भी है, वो चाहिए मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। सपोज कीजिए सेट इस तरीका है। ठीक है, मुझे एक चाहिए 3 डिजिट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ये देखिए कि 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे ख़त्म होता है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 105, फिर 1110, फिर 1115, इस तरीके से करते करते 995 तक ये इस तरीके से मेरा सेट जो है डिफाइन होगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसके सारे मेंबर्स लिखने लग जाऊँ तो मुझे मेंबर्स लिखने में ही, एलिमेंट्स लिखने में ही घंटे लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं इस तरीके की, 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यही फॉर्म जो है एक्चुअल में सबसे ज़्यादा भी यूज़ होती है। ठीक, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और हम सिर्फ प्रॉपर्टी को एक स्टेटमेंट जो है लिख देते हैं, मेन प्रॉपर्टी लिख देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाता है कि कौन से एलिमेंट्स के मेंबर होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म का और दूसरा हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा एक
फॉर्म हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ एक सेट दूसरा सेट, ये मैपिंग का तरीका है एक्चुअल में। ठीक है, मैपिंग में क्या है, हम यहाँ एलिमेंट दिखाते हैं, फिर यहाँ दिखाते हैं इनके रिलेशन या हम फंक्शन बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यूजुअली जो मेथड है वो हमारे दो ही हैं, एक हमारा रोस्टर फॉर्म वाला और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैपिंग भी एक तरीका है, बट इसका यूज़ ना के बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम एक मेथड भी नहीं मानते जनरली। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारा देखिए ध्यान से, ए सेट डिफाइंड है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एक्स के हमें एलिमेंट बताने, एक्स वो एलिमेंट बताना है कौन सा होगा, और उसने बताया है कि एक्स जो है जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता है। हमने पढ़ा था जेड जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और साथ ही साथ उसने बताया कि एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 4 तक जाएगी। ठीक है, तो वो हमारा सेट एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -3 से बड़ी यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे इक्वल टू 4 तक है तो हम 4 को भी लेंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो ये हमने किस में लिख दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, तो इस सेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक एम लिखते हैं। ठीक है, अब आई लिखते हैं। ठीक, एक एस लिखते हैं। अब हमें बार बार एस लिखने की जरूरत नहीं है, और एक पी रह गया। ठीक, तो इसका मतलब यही 4 लेटर है, यही 4 ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है। ठीक, तो ये हमने किस में लिख दिया इसको, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रिपीटिशन जनरली जो है इसमें नहीं लिखा जाता। ठीक, तो ये हमने सीखा कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो उसको कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, अब देखिए ध्यान से, ए कैसा लिखा होगा, ए की वैल्यू माइनस में भी है प्लस में भी, यानी कि ये कोई इंटीजर नंबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भाई सपोज कीजिए एक्स एलिमेंट या वाई एलिमेंट है, वाई बिलोंग्स टू जेड होगा। ठीक है, वाई जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, साथ ही साथ हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, या तो हम इसको ऐसे लिखे -6 लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई की वैल्यू -6 से लेकर 1 तक चाहिए, तो इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू है वाई इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू जेड, ये तो इंटीजर्स से हमें लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में हमें बताना पड़ेगा माइनस एक्स की जो वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -7। ठीक है, और अगर इक्वल टू 1 लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 1 तक। ठीक है, और अगर इक्वल टू 1 नहीं लिखना पड़ेगा तो <2 लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि लिखने के, एक ही चीज़ को लिखने के सेट बिल्डर फॉर्म में कई तरीके हैं। ठीक, ओके, बी देखते हैं। बी सेट इस तरीके डिफाइन है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि बी जो है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स कल टू है वो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे एक ज़्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, आ गया। लेकिन एक चीज़ और सीखिए, अगर मैं x कल टू n बोल रहा हूँ तो n तो 1 होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 1 डालेंगे तो नीचे 2 आएगा, लेकिन ये तो स्टार्ट 2 है 3 है, यानी कि हमें n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, फिर 2 + 1 3 आएगा, फिर नेक्स्ट हम 2 लेंगे, सॉरी 3 लेंगे, 3 आएगा ऊपर में, और यहाँ 3 + 1 4 आएगा। फिर हम नेक्स्ट 4 लेंगे तो यहाँ 4, और 4 + 1 5 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको इसमें लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा।
एक्स एक एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एक्स डिफाइन है n+1 में, और n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोई सेट डिफाइन है मार्स मरकरी के लिए, तो क्या पता लग रहा है कि सेट जो बनेगा वो एक्चुअल में कैसा बनेगा। ये कोई प्लैनेट के नेम है। ठीक, तो सपोज कीजिए अगर मैं एक्स लिख दूँ तो ये क्या होगा, प्लैनेट नेम है, लेकिन सिर्फ प्लैनेट नेम से लिए बात नहीं बनेगी। कैसे प्लैनेट नेम है, इसकी प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, स्टार्टिंग विथ लेटर एम, एम से स्टार्ट होने वाले प्लैनेट के नेम है। ठीक है, मरकरी और मार्स, और तभी तो दूसरे नहीं आएंगे, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी तो यही है कि लेटर एम होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने सीखा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने सेट्स क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, उसके मेंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं, और ये सब चीज़ें हमने बेसिक चीज़ सीखी। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है एम्प्टी सेट या नल सेट की। ठीक, तो एम्प्टी सेट या नल सेट नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय फाई। ये जो निशान दिख रहा है इसको हम फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर या तो हम फाई से डिनोट करते हैं उस सेट को, या फिर हम सेट को इस तरीके से डायरेक्ट ब्रेसेस लगा देते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा दिया और छोड़ दिया, तो इसका मतलब भी सेम यही है, ये नल सेट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मैंने सपोज करो सेट बोला कि एक सेट है ए, एक्स सेट इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एक्स लाई बिटवीन 1 and 2, एक और दो के बीच में लाई करता है। मुझे बताइए कि एक और दो के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा हमें, कोई भी नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाइव। ठीक है, जैसे हमने ज़ीरो यूज सीखा है, होल नंबर जब हमने ज़ीरो सीखा था उसमें क्या है, जैसे कि सपोज़ कि मेरे 5 रुपये हैं और मैंने 5 रुपये किसी को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो मैं कैसे लिखता हूँ, ज़ीरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसी तरीके से इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको ए इक्वल टू सिर्फ इस तरीके से करली ब्रैकेट बना देंगे, ब्रेसेस बना देंगे, तो भी हमारा सेम यही बात है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है वो है सिंगलटन सेट। ये भी पता लग रहा है नाम से कि सिंगल सेट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेट जो है वो एक एलिमेंट हमें मिलेगा, इसको हम सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट बोलते हैं। हमें सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई चीज़, एक सेट ए लिया है और उसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि x बिलोंग्स टू n एंड x³ इक्वल टू 27। ठीक है, x सेट है मेरा वो सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x³ इक्वल टू 27। तो x की किस नेचुरल वैल्यू के लिए हमें 27 मिलेगा, तो हमें पता लगेगा कि x की सिर्फ 3 वैल्यू के लिए, ठीक है, x की सिर्फ 3 वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, और किसी पर नहीं मिलेगा। तो हमारा जो x इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। उस सेट में एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो क्या है हमारा 3। ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट भी कह सकते हैं हम इसको, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ कि एक फल की टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं और इसमें सिर्फ एक सिंगल बनाना रखा है। ठीक है, तो सारे एप्पल है और एक बनाना है, तो बनाना क्या होगा यहाँ पे, सिंगलटन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उस तरह से सपोज कीजिए मैं कोई एक सेट डिफाइन कर दूं कि W एक कोई सेट है
और y such that y is a vowel of English letter, y is a, साथ ही साथ लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो वाई हमारा ऐसा चाहिए जो वेबल भी होना चाहिए और हमें इंग्लिश का फर्स्ट लेटर भी होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमें सिर्फ डब्ल्यू में एक ही लेटर मिलेगा और वो है ए, क्योंकि ये वेबल भी है और इंग्लिश का फर्स्ट लेटर भी है। ठीक, तो इस सेट में हमें एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनाइट सेट, अ सेट इन विच एलिमेंट्स कुड बी काउंट और फाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं या उस सेट के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स है, वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट डिफाइन है, मान लेते हैं ये सेट हम बात कर रहे हैं ए की, ये सेट डिफाइन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उस सेट का एलिमेंट x है और वो x जो है क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जो कि 500 से छोटा है, लेस देन 500 है। तो इसका मतलब उसके अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और कहाँ तक जाएगा? 499, इतने ही एलिमेंट होंगे उसके। तो ये काउंटेबल है। इसमें कितने एलिमेंट है? 10 है, 20 है, 50 है, लाख है, करोड़ है, कितने, लेकिन काउंट फिक्स है, काउंटेबल है, फाइनाइट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, जिसके एलिमेंट फिक्स हो जाए, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग द सेट ऑफ ऑल ट्रीज इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, या मैं कहूँ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने लोग हैं, ठीक है, अभी हमारा जो देश है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड हो गया, इतने करोड़ लोग हमारे देश की आबादी हो गई, तो काउंटेड है। या मैं सपोज करूँ तो ऑल टाइगर्स इन इंडिया, ठीक है, ऑल टाइगर इन इंडिया, तो जो चीज़ हम काउंट करके बता सकते हैं कि भाई इस ग्रुप के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर ये इतने लोग आएंगे, इतनी चीज़ें आएंगी, तो ये क्या हो गया? हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज द नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ डाई रोल, तो जब हम एक डाई को, एक पासे को उछालेंगे तो कितने नंबर आएंगे? फिक्स है, 1 से लेके 6 तक ही नंबर आएंगे, तो हम उसको काउंट करके बता सकते हैं, 1 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितने हैं। ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स नेवर कम्स टू एंड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। जैसे मैंने कहा अ सेट ए है जिसका एलिमेंट पी है, पी डिफाइन कर रखा है प्राइम नंबर, तो पता है कि हमें इस सेट के अंदर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करते करते पता नहीं कितने सारे प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? हम नहीं बता सकते काउंट करके कितने, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, लाख आएंगे, कितने आएंगे। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। मैंने सपोज करो एक सेट डिफाइन किया, सेट बी डिफाइन किया, और मैंने कहा वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए, तो कितने आएंगे? बहुत सारे आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाएगा। ये सारे इसके एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल सेट्स। ठीक, सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if every element of set A is B and every element of B is in A, it is written and A equal to B। ठीक है, तो इक्वल सेट होने के लिए क्या है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट के अंदर, हर एक एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए और हर एक बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखूँ इस तरीके से, ए ई आई ओ, इस तरीके से, दूसरा सेट मैंने कहा y इक्वल टू है ई आई ओ और ए, तो ध्यान से देखिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, इसमें ई है,
इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है। तो सेम एलिमेंट, जो जितने एलिमेंट एक्स के वाई में हैं या वाई के एलिमेंट सारे एक्स में हैं, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या है, वाई। ठीक, बात समझ में आ गई। वो कैसे भी लिख सकते हैं, सपोज कीजिए अगर ए सेट इस तरीके से लिखा है, ए बी बी, ठीक है, और किसने सेट बी को इस तरीके डिफाइन कर रखा है, ए और बी, तब भी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तो एलिमेंट क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता, ये ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी ही है, तो सेट ए इक्वल टू क्या होगा, सेट बी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर सपोज कीजिए इक्वल नहीं है, जैसे अगर सपोज करो मैं एक सेट लिखूँ यहाँ पे, उसके एलिमेंट है 1 3 एंड 5, ठीक है, और डी सेट इस तरीके से डिफाइंड है 1 2 और 3, तो देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो बी सी का एलिमेंट डी में नहीं है और डी का एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी सी इज़ नॉट इक्वल टू डी वाली कंडीशन। सपोज कीजिए यहाँ पे एक और एलिमेंट 5 भी होता, ठीक है, मान लेते हैं एक और एलिमेंट 5 भी होता, तो भी देखिए कि डी का जो एलिमेंट सी में नहीं है, तब भी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक, तो इक्वल सेट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि फर्स्ट वाले सेट का सारे एलिमेंट सेकंड वाले में होने चाहिए और सेकंड वाले के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम पहले वाले में होना चाहिए, तो क्या होंगे, इक्वल सेट होगा, और अगर नहीं है तो ये अनइक्वल सेट होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट सेट, इसको ध्यान समझेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, व्हेन two finite sets A and B are said to be equivalent if n of A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल टू n of B, यानी कि नंबर ऑफ B सेट के एलिमेंट के इक्वल, वेयर n of A और n of B इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट A और B। ठीक है, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि सेट ए है, इसमें है 1 2 3, सेट बी डिफाइन है ए बी एंड सी से। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी। ध्यान देखिए कि इसमें 3 एलिमेंट है और इस वाले में भी 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, the important thing is number of element must be same respective of what the element they are। ठीक है, एलिमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो इक्वल होने चाहिए, तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा कि सपोज कि सी एग्जांपल है ए पी पी एल ई, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और डी कोई है, ये ए पी एल ई है। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखने के लिए तो 5 एलिमेंट है, लेकिन रिपीटेशन में कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअल में 4 एलिमेंट यहाँ पर भी है, 4 एलिमेंट यहाँ पर भी है। ठीक है, एक्चुअल में 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। साथ ही साथ ये इक्वल सेट भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट सी के डी में है और डी के सी में है। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने जी सेट डिफाइन किया इस तरीके से, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। डैश 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 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट। और एच सेट जो है मैंने डिफाइन किया, एक्स एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, तो ध्यान से देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मुझे क्या मिलेंगे, यहाँ पर भी एलिमेंट मुझे यही मिलेंगे 2 4 6 8 10, तो जितने एलिमेंट इसमें मिलेंगे उतने ही एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। सेम
अगर इसमें 200 मिलेंगे तो इसमें भी 200 मिलेंगे, अगर इसमें 1000 एलिमेंट मिल रहे हैं तो इसमें भी 1000 एलिमेंट मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कि एलिमेंट भी सेम मिल रहे हैं, 2 है तो यहाँ भी 2 है, 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, 6 है तो यहाँ भी 6 है, यानी कि इक्विवेलेंट सेट भी है और ये इक्वल सेट भी है, दोनों चीज़ें। ठीक, तो बात सबको समझ में आ गई है, इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखिए डिसजॉइंट सेट क्या है, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, जब दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने एक सेट यहाँ पे लिखा 1 3 5, इसके एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट मैंने लिखा यहाँ पे, इसका एलिमेंट है 2 4 और 6। ठीक है, तो क्या कॉमन है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसका 2 इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट, नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे तो हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं।